कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या यूक्रेन रूस युद्ध का वैश्विक प्रभाव, मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट पे अगर देखा जाए इसका क्या इफेक्टेड जो है रीजन्स पड़ रहे हैं और क्या इफेक्ट हो रहा है पूरे विश्व पे, पूरे विश्व के जितने भी कंट्री है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात कही जाए, इकोनॉमिक्स की बात कही जाए, या फिर जो है आपसी संबंध की बात कही जाए, या इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करेंगे एक दूसरे कंट्रीज का, तो वहां पे भी जो है ना बहुत सारी चीजें इसका असर पड़ रहा है। ऊर्जा सेक्टर की बात कही जाए, संकट की खाद्य संकट की बात कही जा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कही जा रही है, व्यापार की, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कही जा रही है। तो वहां पे भी इसका असर लगभग पड़ेगा ही, सिर्फ एक यूरोप पे नहीं पड़ेगा, अमेरिका पे नहीं पड़ेगा, एशिया के भी कंट्रीज पे पड़ेगा और साउथ एशिया पे भी पड़ रहा है। साउथ एशिया के खास करके उन कंट्रीज पे पड़ रहा है जो विकासशील देश हैं। विकसित देशों को तो कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, मगर विकासशील देशों पे तो पड़ रहा है। भारत पे भी इसका असर पड़ रहा है मोटे तौर पे अगर देखा जाए, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइटेड करना पड़ेगा। तो अब जो है ना अपने टॉपिक की तरफ हम देखेंगे, तो यूक्रेन रूस युद्ध फरवरी 2022 में रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण से शुरू हुआ था। यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक, ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और सामरिक संतुलन से भी जुड़े मुद्दे शामिल हैं। नाटो के पूर्व की और विस्तार को लेकर रूस की आपत्ति है, और यूक्रेन का यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने की कोशिश को लेकर भी रूस ने इस पर की तीखी प्रतिक्रिया दी है। डॉनबास और क्रीमिया जैसे क्षेत्रों में रूस की समर्थित अलगाववाद को भी बढ़ावा रूस को उकसाने वाला एक कदम माना जा रहा है। वैश्विक प्रभाव, ऊर्जा संकट। रूस विश्व के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादनों में से एक है, और युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। सिर्फ एक रूस के लिए नहीं हुई है, यूरोप के हर कंट्रीज के लिए हुई है। तो यहाँ पे यूरोप की भी कंट्री और खास करके यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं और जो नाटो के मेंबर्स कंट्री हैं, उनको भी आप लोग को थोड़ा दिखाना पड़ेगा, उनका नाम भी थोड़ा आप लोग को हाईलाइट, जैसे जर्मनी हो गया, आपको इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो इन लोग को थोड़ा सा हाईलाइटेड करना होगा। इनफैक्ट आप लोग को तुर्की को भी हाईलाइटेड करना होगा। यूरोप को प्राकृतिक गैस की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आ गई है। तो जाहिर सी बात है 2022 से चल रहा है और 2024-25 होने वाला है, तो अस्थिरता तो आएगा ही आएगा। आप लोग अपने भी दिमाग से थोड़ा सा सोचिए। आप लोग, खाद्य संकट। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं और सूरजमुखी तेल निर्यातकों में से एक है, और युद्ध के कारण इन वस्तुओं की आपूर्ति में गिरावट आई है। तो जाहिर सी बात है उसका तो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। निगेटिव देखा जाए तो इम्पैक्ट होना ही होना है। कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में खाद्य संकट गहराया है। अब अफ्रीका तो वैसे ही बहुत ही गरीब कंट्रीज है अफ्रीका में, जहाँ पे पीने का जल नहीं है, जहाँ पे खाने को अन्न नहीं है, और जहाँ पे मिट्टी खा के गुजारा करते हैं, वहां पे पीने का भी बहुत ज्यादा, बिल्कुल आप कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे बिल्कुल जो बोला जाए ना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की तरफ से है वो काम कर रही है, वहां पे वर्ल्ड संस्था है, वहां पे आपको खाद्य संकट से उभारने की कोशिश कर रही है, मगर अब ये युद्ध और भी संकट को बढ़ा दिया है। तो अगर हम प्रभाव देखेंगे, आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ अगर हम जाएं, तो वैश्विक मुद्रास्फीति की भी वृद्धि हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर देखा जाए, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर आपको पता है कि यूएसडी की मांग है, आपको डॉलर की मांग है, डॉलर से आप जो है ना बाहर के मार्केट में आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी काफी जो है ना डॉलर बढ़ रहा है, रुपए घट रहा है, कहीं रुपए बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। और खास करके जो है ना एक तरह से जो सोर्सेस थे वो सोर्सेस कमी देखने को मिल रहा है, घट रहा है। तो आपूर्ति श्रृंखला में खाद की बाध्यता, विशेषकर अर्धचाल को, जैसे अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में चले जाइए तो सेमीकंडक्टर की भी कमी हो रही है, अर्धचालकों की भी विशेषकर से कमी हो रही है, अन्य प्रौद्योगिकी उत्पादकों की भी कमी हो रही है, खाद्यान्न के साथ साथ। यूरोप और अमेरिका में सैन्य खर्च भी बढ़ा है। अब ये मान के चलिए, आप मोटे तौर पे ये समझिए, अगर साफ तौर से अगर आप लोगों को बोला जाए खुल्लम तौर पे, तो जो यूरोपियन यूनियन जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है युद्ध में, या रसिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो अपने सैन्य सामानों उपकरणों के लिए, और जो मिसाइलों की बम्बार्डिंग जो हो रही है एक दूसरे क्षेत्रों पे, जो रसिया यूक्रेन पे मार रहा है, यूक्रेन रसिया पे मार रहा है, जो मिसाइल अटैक कर रहा है, जो बारूदी जंग हो रही है, वो क्या लग रहा है आपको? ग्लोबल वार्मिंग का वो नहीं, आप इन्वायरमेंट उससे इफेक्टेड नहीं हो रहा है? आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, जा ही रहे हैं कि रसिया के लिए नहीं, यूक्रेन के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, यूरोप के लिए तो ऑलमोस्ट है ही है।
और अमेरिका है, अमेरिका जो है पूरे विश्व की बात, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही है, मैं कर रहा हूँ, ग्लोबल की बातें हो रही है। अगर अमेरिका की बात कही जाए तो अमेरिका जो, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि अमेरिका जो है अपना सैन्य सहायता यूक्रेन में भेज रहा है, तो क्या अमेरिका जो है कर्ज के बोझ में दब नहीं रहा है, दब रहा है। वो जो है आपको देखा जाए कितने मिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है आपको यूक्रेन को दे रहा है ना, कर्ज दे रहा है ना, अपने सैनिकों को भेजा है, सैन्य उपकरण भेज रहा है, तो अमेरिका भी तो क्षति हो रहा है ना। रसा भी जा रहा है, रसा भी उसके बदले अकॉर्डिंग मार रहा है, तो दोनों तरफ की बर्बादी हो रही है, एक तरफ की बर्बादी नहीं। अब यहाँ पे हम देखा जाए, अगर भू राजनीतिक का प्रभाव का अगर हम विश्लेषण करें या इस पे हम एक पॉइंट देखें तो क्या देखेंगे, पश्चिमी देशों अमेरिका, यूरोपियन संघ और रूस के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, वो साफ खुले देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया को खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। नाटो में एकजुटता और विस्तार का नया कारण मिला है। चीन और रूस के बीच अफ्रीका और सैन्य सहयोग बढ़ा है। देखिए, चीन और रूस के बीच क्या आर्थिक सैन्य सहायता भी बढ़ा है, सैन्य योगदान भी बढ़ा है, आर्थिक सहायता भी बढ़ा है, और चीन और रूस को जो है ना एक तरह से बिल्कुल करीब लाके बांध दिया है इस युद्ध को, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आप लोग को दिखाना है, भारत की स्थिति और प्रक्रिया क्या है। भारत हमेशा साफ तौर पे तटस्थ बनाए रखने का अपने को अग्रस्त है, और अपने को पूरे वर्ल्ड में ये बात बहुत साफ तरीका से कह चुका है। भारत ना तो कभी किसी युद्ध का हिस्सा रहा है, ना कभी किसी युद्ध का हिस्सा रहेगा। किसी भी पक्ष का खुले तौर पे समर्थन भारत कर ना किया है कि भविष्य में, ना कभी भविष्य में करेगा। नहीं पास्ट में है, ना फ्यूचर में, ना प्रेजेंट में, याद रखिएगा लो आप लोग। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अधिकांश बार मतदान से दूरी बनाई है, लेकिन शांति और बातचीत का आह्वान किया है, दोनों पक्षों को किया है, किसी एक को नहीं किया है। अब ऊर्जा नीति की अगर हम बात करें तो रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षित सुनिश्चित की है, और रूस में निर्यात तेल खरीदने से भारत में आर्थिक लाभ हुआ है। रूस से जो भारत ने तेल खरीदा है उसमें आर्थिक बेनिफिट्स मिला है, मुनाफा कमाया हुआ है, और अपने को जो है ना ऊर्जा संकट से सुरक्षित किया हुआ है। पता होना चाहिए आपको, रसिया ओपेक का जो है ना मेंबर्स नहीं है, अस्थाई मेंबर है। वेनेजुएला और रसिया में जो है ना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा तेल निकलता है, आप लोग को पता होना चाहिए, सऊदी अरबिया से भी ज्यादा तेल है। मगर जो है ना रसिया ओपेक का अस्थाई कंट्री है, परमानेंट जो है ना मेंबर नहीं है। ये रसिया कंट्री जो है, रसा है, वो अस्थाई मेंबरशिप जो है आपको ओपेक का नहीं है, याद रखिएगा। 2-3 बार आप लोगों को बोल चुका हूं। खाद्य आपूर्ति, भारत ने गेहूं निर्यात बढ़ाकर वैश्विक संकट को कम करने की कोशिश की है, कि हालांकि घरेलू आवश्यकताओं के कारण भारत ने बाढ़ में गेहूं निर्यातों पर प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि भाई अपना घर भी तो देखना है, घरेलू भी साथ सामान तो देखना है ना। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है भारत में भी गेहूं की कमी आएगी। अब यहाँ पे रणनीतिक दृष्टिकोण हम देखेंगे, भारत ने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और रक्षा संबंधों को बनाए रखा है, साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की भी संतुलित किया है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखेंगे हम 24 और 25 की बात करें तो रूस और यूक्रेन की स्थिति, रूस की सैन्य समझौता और यूक्रेन को पश्चिमी संलयन के बीच संतुलन बनाया है। रूस ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को एशिया की ओर मोड़ दिया है, जिसमें भारत और चीन प्रमुख ग्राहक है। समझ गए, चीन और भारत जो है ना रसिया का एक प्रबल ग्राहक बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय समीकरण की अगर हम बात करें तो अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस पर प्रतिबंध को कड़ा कर रहे हैं, और चीन और रूस के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत के लिए आगे की राह में, भारत जब आगे की राह में जब बात करेगा तो क्या करेगा, भारत जो है ना खुले तौर पे आर्थिक रणनीति की बात करेगा, और कर भी रहा है। ऊर्जा आयात में विविधता लाना और नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की बात कर रहा है भारत। रूस में रियायती तेल खरीदते हुए पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध को बनाए रखना भारत का मुख्य लक्ष्य है। कूटनीतिक रणनीति, रूस और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ का प्रयास करना होता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के मुद्दे को प्राथमिकता देता हुआ भारत ये आवाज लगा रहा है, साउथ ग्लोबल की आवाज बन रहा है, याद रखिएगा। सुरक्षा नीति, रूस में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये जो चीजें आपको मैं बोल दूं,
ये बढ़ावा क्या दे रहा है? भारत दे रहा है। साउथ ग्लोबल की तो एशिया का बंद ही रहा है आप लोगों की आवाज। अभी 25 में COP 30 का जो है ना सम्मेलन होगा, 29 का तभी हुआ है बाकू में, अब 25 में जो होने वाला है आप लोगों को COP 30 का सम्मेलन, तो वहां भी